हेलो स्टूडेंट्स। पिछला जो वीडियो था हमारा उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था बेसिस ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर और उनके एंगल के बीच की रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेक्टर वाले पार्ट में ही है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, उसको समझना आप थोड़ा ध्यान से। सिंपल है, आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे हम वेलोसिटी पढ़ी है, हमने पोजीशन पढ़ी है, सेम वैसे ही है। सपोज़ कीजिए कि ये एक आपके पास वाई एक्स सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये आपके पास कोई पॉइंट है पी। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कोई पॉइंट है पी और ये है सेंटर ओ। ठीक है, तो एक बार पहले भी मैंने आपको पोजीशन वेक्टर बताया कि क्या होता है। पोजीशन वेक्टर होता है एक किसी भी बिंदु का वो पोजीशन, ठीक है, जो किसके रेस्पेक्ट में हो, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दर्शाने वाला जो सदिश होता है वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। समझ में आ गई बात आपको। तो अगर पार्टिकल की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में शो की जाए, ठीक है, तो यहाँ ये जो ओपी वेक्टर है वो क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को शो किया जाता है आर वेक्टर से। समझ में आ गई। द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो वो पॉइंट पी क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं डिफाइन कर देती हूँ। द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट with respect to origin is said to be position vector। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर पोजीशन वैसे ही किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम देखेंगे कि हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन अगर पोजीशन हमेशा किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में हो, तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा, हमेशा पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें अगर आप इसको बताना चाहें कि कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो अगर 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई। एक्स वाई से मतलब है कि ये जो डिस्टेंस होगी वो एक्स होगी और ये जो डिस्टेंस होगी वो वाई होगी। अब हम जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, और जो वाई एक्सिस होता है उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जो होता है वो जे कैप होता है। जानते हैं हम अच्छे तरीके से। देयरफॉर जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको आप कैसे शो करोगे, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर जो होगा, एक्स वेक्टर को शो करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए होती है। दैट विल बी एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। ठीक है, जो आर वेक्टर है वो दो वेक्टर से मिलकर के बना हुआ होगा, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर से। अब ये भी मैं बता देती हूँ आपको कि आया कैसे। देखो ट्राइंगल से ये वाली जो है, अगर मैं यहाँ तक की ये जो है इसको मैं मानूँ एक्स वेक्टर, और यहाँ से यहाँ तक की ये जो है इसको मैं मानूँ वाई वेक्टर। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल बन रहा है तो आप डायरेक्शन देखो ट्राइंगल की, ट्राइंगल लॉ लगाओ। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर्स को बताए तो जो तीसरी साइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में उनके रिजल्टेंट को बताती है। तो जो ये आर वेक्टर है तीसरा, ये रिजल्टेंट है ऑफ दिस वेक्टर एक्स वेक्टर एंड दिस वेक्टर वाई वेक्टर, एंड बोथ एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ द बोथ द वेक्टर्स आर अपोजिट टू द रिजल्टेंट वेक्टर। दिख रहा है आपको। तो ये वेक्टर दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट द रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर है। ठीक है, तो जो सेम डायरेक्शन वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे, और जो आर वेक्टर है वो उनके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो उन दोनों का रिजल्टेंट होगा। बात समझ में आई है। सेम ही यही वाला लॉ आप इस ट्राइंगल में भी लगा सकते हैं, तो भी यही आएगा। समझ में आ गई। यहाँ अगर आप डायरेक्शन शो करोगे तो वो कैसी होगी, डायरेक्शन कैसी होगी भाई, ये वेक्टर इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो इसकी जो जस्ट सामने वाला जो साइड है उसकी डायरेक्शन भी ऐसी होगी। ये अगर इधर है तो ये भी तो इधर ही होगी, क्योंकि आमने सामने की है ना, साइड्स हैं।
ठीक है, आमने सामने मतलब ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो ये भी यही होगी, इसकी डायरेक्शन ये है तो ये भी यही होगी। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो भी तो आर वेक्टर ही आएगा। ये एक्स है तो ये भी तो एक्स वेक्टर ही होगा, ये वाई है तो ये भी तो वाई वेक्टर ही होगा, ये वाली साइड। समझ में आ रही है? तो चीज़ें लिंक्ड हैं एक दूसरे से। तो आर वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर इज अ पोजिशन वेक्टर दैट रिप्रेजेंट पोजिशन ऑफ एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन। ये ध्यान रखना है आपको। फिर हमने ट्राइंगल लॉ लगाया। ट्राइंगल लॉ में कहा कि ये जो आर वेक्टर है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, किन किन का रिजल्टेंट है? एक्स और वाई का रिजल्टेंट है, दोनों को ऐड करना है मुझे, तो मुझको आर वेक्टर मिलेगा। समझ में आ गई? अब किसी भी वेक्टर को शो करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये जो एक्स वेक्टर है इसको, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? खुद एक्स है और डायरेक्शन क्या है इसकी? आई कैप। इस डायरेक्शन में तो जा रहा है, देखो ना एरो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में एरो है, तो इस डायरेक्शन में इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप होगा। इस डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर कितना है? जे कैप है। तो देखो फिर कैसे लिखेंगे। ठीक है, मैं बता देती हूँ। सिंस एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, हमने जब वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी तभी तो बताया था किसी भी वेक्टर को शो करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो अगर मुझे पोजीशन वेक्टर, ये क्या है? ओपी वेक्टर है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ओपी है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, आप इसको ए बी सी डी क्यू कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये जो आर वेक्टर है इसको नंबर 1 डाल देते हैं। तो जो एक्स वेक्टर है उसको आप कैसे बताओगे? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या है? आई कैप। ठीक है, फिर जो वाई वेक्टर है वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। लेकिन एक्स की डायरेक्शन ध्यान रखना आई कैप है, जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, और वाई की डायरेक्शन है जे कैप, जो कि वाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो ये हो गया एक्स आई कैप और ये हो गया वाई जे कैप। दोनों वैल्यूज़ उठाकर मैं 1 में रख सकती हूँ। ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। सेकेंड और थर्ड को मैंने किस में रख दिया? फर्स्ट में। तो मेरे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस, बस 2 ही है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। 3 होते इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम तो 3 कोऑर्डिनेट होते, एक्स वाई के साथ एक जेड भी आ जाता, तीसरी डायरेक्शन भी बनाते हम। ठीक है, जेड भी आ जाता, बना देती हूँ, इधर एक्स, इधर वाई, इधर जेड। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, इधर जे कैप और इधर के कैप। ठीक है, इधर आपका जो कोऑर्डिनेट ये होता एक्स आई कैप होता, इधर क्या होता? वाई जे कैप होता, इधर क्या होता? जेड के कैप होता। तो जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, अब ये जो बिंदु P है इसके कोऑर्डिनेट होते एक्स वाई जेड, और ये पता है एक्स वाई प्लेन में ना होकर के ऐसे होता जहाँ मेरा हाथ है। समझ में आ रही है? मतलब 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, पेपर में नहीं बता सकते इसलिए ऐसे दिखा देते हैं। तो ये जो बिंदु P जो पहले एक्स वाई प्लेन में था, मतलब एक्स और वाई के बीच में था, लेकिन अब ये कहाँ पर होगा? यहाँ, जहाँ पे मेरा हाथ दिख रहा है। समझ में आ गया? हवा में होगा, मतलब ये बिंदु P कहीं पे टिका ना होकर, किसी प्लेन में ना टिका होकर हवा में होगा। ठीक है, तो जो आर वेक्टर होगा उसको आप 3 कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में कैसे शो करेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये ध्यान रखना, दिस इज पोजिशन वेक्टर। So this is position vector in 3D and this is position vector in 2D system. समझ में आ गई? तो ये है आपका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, नंबर है आपका सेकंड, वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो अगर आपका क्या हो कि ये आपका y है, ये आपका x है, ये ओरिजिन है। अब की बार क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे 2 बिंदु चाहिए, एक बिंदु से तो पार नहीं पड़ेगी। एक पॉइंट है P1 और दूसरा पॉइंट है P2। ठीक है, अब अगर P1 और P2 की अलग अलग मैं पोजीशन बताऊंगी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो 2 पोजीशन वेक्टर बनेंगे, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। पोजीशन वेक्टर की अच्छा डायरेक्शन, एक चीज़ और इसमें बता दें, नोट डाल के बता देती हूँ मैं, यहाँ पे बना दूँ साइड में, आप नीचे लिखना नोट, है ना, पूरा करने के बाद। डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम ओरिजिन
टू दी पॉइंट P, ठीक है। ओरिजिन से पॉइंट P तक की होगी इसकी डायरेक्शन। देखो एरो मैंने ऐसे दिखाया है O से P की तरफ, तो जो डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर है दैट विल ऑलवेज फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने दो पोजीशन वेक्टर दिखाए क्योंकि मुझे अब की बार डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये एक P1 पहला पॉइंट है, P2 सेकंड पॉइंट है। P1 P2 दोनों के अलग अलग पोजीशन वेक्टर हो गए। जैसे ये पोजीशन वेक्टर हो गया OP1 वेक्टर, ये हो गया OP2 वेक्टर, है ना। इसका नाम है R2 वेक्टर और इसका नाम है R1 वेक्टर। दो अलग अलग वेक्टर हो गए ना, दो अलग अलग पोजीशन वेक्टर हो गए। तो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड आउट करना है। सपोज कर लो मैंने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन P1 से P2 ले ली, होने को तो P2 से P1 भी हो सकती है, मैंने मान लिया P1 से P2 है इनिशियली। इसका मतलब क्या है, पोजिशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू P1, सेकेंड पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू P1। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ या पोजीशन ऑफ सेकंड पार्टिकल विद जिसकी तरफ एरो है उसकी पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप इसमें ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन दिख रही है ना, डायरेक्शन ऐसे है, R21 की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। ये डायरेक्शन ऐसे है पॉइंट की तरफ, ये डायरेक्शन ऐसे है पॉइंट की तरफ और इसकी ऐसे है, ठीक है, ठीक है। तो हम बताएंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर denotes position of one particle with respect to another particle, ठीक है। मतलब एक पार्टिकल की पोजीशन दूसरे के रेस्पेक्ट में बताई जाती है इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब वो P2 की पोजीशन P1 के रेस्पेक्ट में भी हो सकती है या P1 की P2 के रेस्पेक्ट में भी हो सकती है। मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें इंडिकेट हो रही है P2 की पोजीशन P1 के रेस्पेक्ट में। मैं आपको P1 की P2 के रेस्पेक्ट में भी बता दूंगी। पहले आप इसको देखो, यूजिंग ट्राइंगल लॉ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ, आप इसको R21 भी अगर नहीं मानना चाह रहे तो आप इसको डेल्टा R मान लो। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो आप इसको डेल्टा R मान लो। इसमें आप ट्रायंगल लॉ यूज़ करोगे, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा OP1P2, OP1P2 ट्रायंगल दिख रहा होगा। कौन से दो एरो एक ही डायरेक्शन में है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये एक ही डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट कौन सा होगा, R2 वेक्टर। आपको तो डायरेक्शन देखनी है, ठीक है। तो क्या होगा, R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर। तो डेल्टा R वेक्टर कितना हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दोनों वेक्टर्स का डिस्टेंस हो गया। समझ में आ गई। अगर ये डायग्राम ऐसे होता, दो पॉइंट है, P1 है एक और दूसरा है P2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। P1 P2 दोनों है, दोनों की डायरेक्शन तो ऐसे ही होगी, ओरिजिन से कहाँ तक होगी, बिंदु तक होगी। लेकिन अगर ये ऐसे होता, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसे होती, डेल्टा R होता, तो भी आप ट्रायंगल लॉ लगा सकते हो, ठीक है। फिर से लगा दो ट्रायंगल लॉ, लगाओगे लेकिन अब की बार कैसे, कौन सी दो सेम डायरेक्शन में है, एक तो ये है फिर ये है, पहले ये थी फिर ये थी, ये दोनों सेम थे, रिजल्टेंट ये था। अब की बार ये है और उसके बाद ये है, रिजल्टेंट है R1, ये R1 है ये R2 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर प्लस डेल्टा R इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर। तो यहाँ से जो डेल्टा R वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, R1 माइनस R2। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अंतर क्या है, ये इक्वेशन नंबर मैंने इसको डाल दिया 4, इसको डाल दिया 5, इसको डाल दिया 6, इसको डाल दिया 7। इक्वेशन 6 जो है वो बता रही है पोजीशन ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल, बट जो 7 है वो बता रही है पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्टिकल, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन 6 एंड 7 इज दैट equation 6 represents position of P2 with respect to P1, whereas in equation 7 position of P1 is represented with respect to P2।
ठीक है। तो यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, दिस इज द इंडिकेशन और डिनोशन ऑफ द फर्स्ट पोजीशन विद फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल। समझ में आ गई बात आपको। तो P1 की P2 के रेस्पेक्ट में हो या P2 की P1 के रेस्पेक्ट में, जिसकी तरफ एरो है उसकी पोजीशन होगी और जिसकी तरफ टेल है उसके रेस्पेक्ट में होगी। तो P2 की होगी P1 के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे P1 की होगी P2 के रेस्पेक्ट में। ठीक है। अच्छा, इसके जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें तो हमने पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे कि कैसे शो करेंगे इन दिस, इसके पूरे के फॉर्म में। ठीक है। ओके, थैंक यू।